पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज इस कार्यक्रम में। खेतों में खड़ी रबी मक्का की फसल में समसामयिक प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा। नए रोपाई किए गए आम के पौधों की देखरेख हेतु आवश्यक बातें। बकरी पालन व्यवसाय में मौसम के अनुरूप देखभाल एवं आहार प्रबंधन। प्रदेश में लगभग 88,000 हेक्टेयर में बोई गई रबी मक्का की फसल खेतों में वानस्पतिक बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर खड़ी है और फसल की तीव्र बढ़वार हेतु इसमें कुछ कर्षण कार्यों एवं फसल सुरक्षा उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में रबी मक्के की खेती गोरखपुर, वाराणसी एवं फैजाबाद में सिंचित एवं दियारा क्षेत्रों में काफी व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। अतः जिन किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी है, उनकी फसल वर्तमान में 30 से 45 दिनों की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी और यह अवस्था वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील होती है, क्योंकि इस अवस्था पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग करके आप मक्के से अच्छी उपज ले सकते हैं। परंतु कब एवं कैसे करना शस्य क्रियाओं को, जिससे कि रबी मक्के से भरपूर उपज मिल सके, इसकी जानकारी के लिए हमने संपर्क किया BRD-PG कॉलेज के विषय विशेषज्ञ सुभाष चंद्रा से। जैसा कि आप जान रहे हैं, मक्के की उपयोगिता एवं इसकी जलवायु सहनशीलता के कारण इसे हम तीनों सीजन में उगा सकते हैं। यदि आप इस समय रबी मक्का की खेती किए हुए हैं तो उसमें अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस समय खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए पहली निकाई गुड़ाई का समय बिल्कुल इस समय आ गया है। मक्का आपके खेत में जम करके तैयार होगा। उसमें पहली निकाई गुड़ाई के लिए आप खुरपी के सहायता से जहां भी खरपतवार हों उनको निकाल कर खेत से बाहर कर दें। दूसरी निकाई गुड़ाई आप 40 से 45 दिन के बाद, लगभग आपका पौधा घुटनों से नीचे रहे, उस समय कुदाल एवं हो, जो आपका हैंड हो आता है मार्केट में, उससे या कुदाल की सहायता से करके आप मिट्टी को भुरभुरी बना दें और अंत में आप जो है पौधे पर मिट्टी चढ़ा करके जो है उसे बंद कर दें। जहाँ तक बात करते हैं हम सिंचाई की, उसमें रबी मक्का खरीफ मक्का के तुलना में अधिक सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें तापक्रम बनाए रखने के लिए, पौधे के ग्रोथ के लिए जो है सिंचाई जरूर करनी चाहिए। यदि इस समय पहली सिंचाई नहीं किए हैं तो तुरंत करें, क्योंकि पहली सिंचाई करने का बिल्कुल यह सटीक समय है। मक्के की दूसरी सिंचाई जब मक्के की बढ़वार आपके घुटनों के बराबर आ जाए उस समय करनी चाहिए। मक्के की तीसरी सिंचाई मंजरी अर्थात फूल आने लगें उस समय करनी चाहिए।
मक्के की चौथी सिंचाई आप जब उस समय करें जब मक्के में दाने बनना शुरू हो जाएं। मक्के की पांचवी सिंचाई आपको उस समय करना चाहिए जब आपके दाने दुग्धा अवस्था में हों। किसान भाइयों, आपको सिंचाई करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई एक समान हो और कम कहीं ज़्यादा न होने पाए। जहाँ तक हम बात करें अगर उर्वरकों की टॉप ड्रेसिंग की, तो मक्का एक खाद्यान्न फसल है जिसके लिए हमें अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः मक्का के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम एवं 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की ज़रूरत होती है। इसमें से 1/3 भाग नाइट्रोजन, पूरी मात्रा फास्फोरस, पोटेशियम एवं जिंक सल्फेट की आप बुआई के समय कुड़ में दे चुके होंगे। जो मात्रा नाइट्रोजन की इस समय शेष है उसको यूरिया के द्वारा 2 टॉप ड्रेसिंग के रूप में, पहला टॉप ड्रेसिंग जब आपकी मक्के की पहली सिंचाई हो जाए उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद करनी चाहिए। दूसरी टॉप ड्रेसिंग जब मक्के में जीरा निकले अर्थात पुष्पा अवस्था हो उस समय करनी चाहिए। जहाँ तक बात आती है कीट नियंत्रण की, तो मक्का में 2 प्रमुख कीट होते हैं। पहला कीट है आपका जो है तना जो है छेदक, ये अक्सर जो है आपके तनों में छेद करके उसको खोखला कर देता है और उसका रस चूसा रहता है। दूसरा कीट है आपका तना की मक्खी, ये इस समय बहुत अटैक करती है। इस समय बिल्कुल दिखाई दे रही होगी आपके मक्के के पौधे के गोफे में जाकर ये अंडा दे देती है और उसमें से जो लार्वा निकलता है वो पूरे गोफे को खा जाता है और आपके जो है वो पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है, ईल्ड नहीं मिल पाती है। इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद 20 किलोग्राम लिंडेन अथवा कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। जुलाई अगस्त माह में रोपे गए आम के नए पौधों की वृद्धि विकास के लिए ये मौसम कठिनाइयों भरा होता है और इसलिए इन छोटे पौधों को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, तभी ये ठीक प्रकार से स्थापित हो पाते हैं। अतः आम के नए बागों की देखभाल में किन किन प्रबंधनों को अपनाना है, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, फलों में आम का मुख्य स्थान है और आपने यदि नए आम के बाग स्थापित किए हैं तो वह पौध लगभग 1 से 3 वर्ष की होगी। तो आम उत्पादक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम के पौधों की उचित बढ़वार के लिए इस जाड़े के मौसम में विशेष देखरेख करनी होगी, तभी आगे चलकर आप अपने आम के बागान से गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है कि आम के नए बाग में समसामयिक कार्यों को सही तरीके से एवं सही समय पर करें, अन्यथा आपके आम के बाग सूख जाएंगे। अतः इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आम के नए बाग में इस समय कौन कौन से समसामयिक सस्य प्रबंधनों को अपनाना है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है ग्राम कनकोई, जिला सहारनपुर के प्रगतिशील कृषक शीशपाल सिंह। किसान भाइयों, कुछ किसान ऐसे होते हैं जब ये हमारे 15 मीटर या इसकी दूरी पे हम पेड़ लगाते हैं, दूरी पे पेड़ लगाते हैं तो उसमें बीच में फसल बो देते हैं और जिससे पानी की अधिकता होने के कारण भी पेड़ मर जाता है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि पेड़ बच सके। अगर यदि फसल बोनी है तो उसमें पेड़ों की नाली बना दें ताकि इसमें पानी ना जाए और पेड़ बच सके। एक हमारे इसमें इलाके में पाला ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से ये पौधे सूख जाते हैं, तो इसके ऊपर हमें किसी पराल की या पत्ती की वो झुंबा कर देना चाहिए ताकि इस पर पाला असर न करें। हम झुंबा बनाते हैं तो 3 डंडी उसके साथ साथ गाड़ देते हैं, ऊपर से एक कर देते हैं उनको और उसके ऊपर पराली लगा देते हैं और उसका मुंह जो है वो सूरज की तरफ थोड़ा सा खुला रखते हैं जिससे उसमें धूप जा सके और पौधा अच्छी तरह से बढ़ सके। तीसरा एक और है, यदि इसमें बड़े पेड़ पे भी और छोटे पेड़ पे भी
0.01% सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे कर दें तो ये पेड़ पाले से बच जाता है। और पाले के समय खेत में नमी बना के रखें ताकि पाला असर न करे, और आसपास सघन बाउंड्री होनी चाहिए ताकि इसमें हवा ज़्यादा असर ना करे। ये जो छोटे पेड़ होते हैं इनमें एक बीमारी होती है तांबे की कमी के कारण, ये ऊपर से पेड़ ये सूख जाता है जिसके कारण ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें नीला थोथा लगा देना चाहिए ताकि इसमें कोई बीमारी ना हो, और जो सूखी हुई टहनी है उसको काट देना चाहिए। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2% घोल का स्प्रे कर देना चाहिए। तो उसके पहले जो सूखी हुई टहनी है उसको ऊपर से काट देते हैं और जो हरी टहनी है उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अगर हम किसान भाई इसका ध्यान नहीं देते तो पूरा पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि यदि हमारी ज़मीन की pH 7.5 से ऊपर हो जाए तो इसमें एक बीमारी आ जाती है, फ्यूजीरियम कॉम्पैक्टा कहते हैं उसको। वो इसकी तनों में जाकर इसकी जड़ों को बंद कर देती है, जिससे ये पौधा ज़मीन से खुराक लेना बंद कर देता है और पौधा मर जाता है। इसके लिए उपाय के लिए क्या करते हैं, कार्बेडाइजियम 2 ग्राम जड़ों में डाल देते हैं, और ताकि और उसके बाद इसमें ट्राइकोडर्मा एक वो आता है उसमें ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं ताकि ये बच जाए। किसान भाई यदि हम इससे इलाज करते हैं तो हमारा पेड़ सूखने से बच जाता है और आज 4-5 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। आगे और भी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहां रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सर्दी का ये मौसम कृषि आधारित सह व्यवसायों के लिए काफी मुश्किलों भरा होता है, जिनमें मौसम के अनुरूप आवास, आहार इत्यादि प्रबंधनों को अपनाना होता है। तो चलिए आज इस कड़ी के माध्यम से जानते हैं कि बकरी पालन व्यवसाय में शरदकालीन देखरेख के बारे में। कृषि के साथ साथ बकरी पालन का कार्य बहुत से किसान भाई करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, और इसी लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए इस समय विशेष देखरेख एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की ठंड व शीतलहर का मौसम चल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी बकरियों की उचित आवास व्यवस्था, संतुलित आहार तथा आवास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो आपका पशु ठंड की चपेट में आने से बीमार हो सकता है। अतः किसान भाइयों, जाड़े में बकरियों की देखरेख एवं प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के डॉक्टर A.K. सिंह। जाड़े के मौसम में बकरियों को कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मौसम में धीरे धीरे ठंड हो रही है। जैसे कि जो बकरियां गर्भावस्था में हो, तो गर्भावस्था में जो बकरियां हों तो इस समय जो है अगर ब्याने से 1.5 महीना पहले जो है कम से कम उनको संतुलित आहार भरपूर मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है वो अच्छा विकास कर सके और गर्मी में जो है शरीर का तापक्रम बना रहे। इसके लिए आपको जैसे कि चराई पर निर्भर जो बकरियां हैं, जैसे कि आप दिन भर चराते हो उनको, तो कम से कम चराई जो है मतलब कि जब धूप अच्छी तरह से 8-9 बजे निकल जाए
तब चराने के लिए निकलें, क्योंकि घासों पर से ओस जो है उसमें समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप 4 बजे तक कम से कम चराएं कि 8 घंटा जो है बकरियों की कंप्लीट चराई होनी चाहिए। बकरियां जब 4 बजे शाम को घर लौट के आएँ, उस समय जो है इनको कम से कम जो गर्भवती बकरी है उसको 300 से 400 ग्राम जो है दाना देना चाहिए। बकरी जो है जब ब्याएगी तो ब्याने के बाद जो है बच्चों को विशेष देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में ठंड से एवं डायरिया से दोनों से बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है। इससे बचाव के लिए पशुपालक भाइयों, जैसे ही बकरी ब्याती है तो बच्चों को जो है हल्का गुनगुना पानी से खूब अच्छी तरह से सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद जो है बकरी के आसपास थोड़ा आग जला देना चाहिए। आग जला देने से के बाद आप भी वहीं रहें और दूर से बच्चों को और बकरी को दोनों को आग की उष्मा दें। इससे क्या होगा कि बच्चे जो पानी से भीगेंगे रहते हैं तो ठंड से बच जाएंगे और उनके शरीर में जो है गर्मी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो है जल्दी चैतन्य हो जाएंगे। उसके बाद जो है इनको माँ का जो पहला दूध होता है, जिसको खीस हम लोग बोलते हैं, ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन तक जो बच्चे माँ का खीस अगर अच्छी तरह से पी लेते हैं तो उनके अंदर जो है काफ़ी अच्छा उनका स्वास्थ्य हो जाता है और रोग से लड़ने की क्षमता भी उनकी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है ये माँ का दूध जो है अपना प्रॉपर पीते रहेंगे। जब बच्चे जो है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन के हो जाएं तो उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा दाना भी देना चाहिए। क्रश दाना जो होता है, क्रिब राशन कहते हैं, उसको राशन बनाने के लिए आपको इसमें जो है 20 भाग जो है चना ले लें, 25 भाग जो है इसमें आप जो है खली मिला लें, 20 भाग जो है मक्का मिला लें, और इसी तरह से जो है इसमें 17 भाग चोकर मिला लें। इस प्रकार जो है उसमें 2 भाग जो है मिनरल मिक्सचर मिला लें, 1 भाग नमक मिला लें और 35 भाग खली मिला लें। तो इस प्रकार जो है इस तरह से राशन उसको बनावें, और इस राशन को जो है बच्चों को शुरू में 50 ग्राम दें, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, जैसे महीने भर के होंगे तो 100 ग्राम, फिर 1.5 से 2 महीने के हो जाते हैं तो 50-50 ग्राम हर 15 दिन पर उनकी मात्रा बढ़ा दें। और जब बच्चे जो 1 महीना के हो जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घास खाने लगते हैं, या उस मौसम में जैसे कि थोड़ा सा मुलायम पत्तियां जो भी हों चारे आरे की, तो उनके मुंह में डाल के जो उनको खिलाना चाहिए। ऐसे करेंगे तो उनके रुमेन का विकास हो जाता है और पेट का विकास होगा, तो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो इसी तरह से दाने की मात्रा बढ़ाते रहें। इस प्रकार अगर आप बकरियों का आहार एवं प्रबंधन जाड़े में रखते हैं तो आपका बकरी पालन इकाई बहुत अच्छी चलेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। फसल मौसम सतर्कता समूह वर्ष 2014-15 की 21वीं बैठक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसंबर को उपकार सभा कक्ष में संपन्न हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार इस सप्ताह दिनांक 19 से 24 दिसंबर तक प्रदेश में आसमान साफ रहेगा, वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सप्ताह के प्रथम 3 दिनों में प्रातःकाल मध्यम कोहरा रहेगा, शेष दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस सप्ताह पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्यांचल में 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पश्चिमांचल में 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है, जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड में 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। प्रदेश के सभी अंचलों में इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के आसार हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह मौसम हल्के कोहरे के साथ अर्ध शुष्क बना रहेगा। मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले सप्ताह के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में बोए गए गेहूं की फसल गोभ अवस्था में है, तो प्राप्त वर्षा का लाभ लेते हुए नाइट्रोजन की संस्तुत मात्रा की 1/4 मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद ताजमूल अवस्था पर हल्की सिंचाई अवश्य करें।
हल्की भूमियों में प्रथम सिंचाई के बाद ओट आने पर तथा भारी भूमियों में सिंचाई के पूर्व नाइट्रोजन की शेष मात्रा की आधी मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। गेहूं की बुआई के 20 से 30 दिन के मध्य पहली सिंचाई के आसपास पौधों में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण दिखाई देते ही 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 16 किलोग्राम यूरिया को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की विलंब से बुआई हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियां यथा HI 1563, DBW 16, K 9423, K 9533, K 9162, DBW 14, नरेंद्र गेहूं 1076, नरेंद्र गेहूं 2036, K 7903 व PVW 373 की बुआई 25 दिसंबर तक समाप्त करें। खेतों में खड़ी गेहूं की एक माह की फसल में संकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को एक साथ नियंत्रण करने हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP की 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। राई सरसों में अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग की नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर की फसल में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अक्टूबर माह में बोई गई गन्ने की फसल के साथ अंतः फसलों में उर्वरक का प्रयोग करें। गन्ने की कटाई जमीन के बराबर से करें जिससे ठूंठ शेष न रहे। आलू में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा झुलसा एवं माहू के नियंत्रण हेतु क्रमशः मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी तथा फॉस्फेमिडान 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। आम में गुझिया कीट पौधों पर चढ़ने से रोकने के लिए दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में भूमि से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर पेड़ के तनों के चारों तरफ मिट्टी की पतली परत चढ़ाकर 400 गेज की मोटी सफेद पॉलीथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पत्ती लपेटकर सुतली से बांध दें। वर्तमान मौसम को देखते हुए पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम पशुओं पर झूल डालें तथा रात में पशुओं को अंदर बांधें। मछली पालक किसान भाई, यदि एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम से रोगग्रस्त मछली जाल में आती है तो रोग की प्रारंभिक अवस्था में 1 किलोग्राम पोटेशियम परमैंगनेट प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें अथवा रोगग्रस्त तालाब में मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिफैक्स का घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। आगे और भी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। आम खबरों से अलग ऐसी खबर दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तरह आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है मौदहा हमीरपुर से अशोक पटेल ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल की पहचान और विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। को अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें
जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है और इसे भारत का गौरव भी कहा जाता है भैंस के नस्लों के मामलों में। अब उन्नत नस्लों को प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने इनके मूल स्थान बताए, साथ में हमारे जो शासकीय प्रक्षेत्र हैं जैसे कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, यहाँ हमारा पशुधन प्रक्षेत्र है, यहाँ से जानवर प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।